गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है दोस्तों 10 मार्च और इस वीडियो के अंदर भास्कर और पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, वो भी बैकग्राउंड के साथ में। और वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स की क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए। और यदि आप मेरे अंदर कोई भी कहे कि बदलाव करना है आपको करंट अफेयर्स के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो कि मैं किन चीज़ों के अंदर बदलाव करूं। आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ में कि जीवन में आपको यदि कोई रोकने और टोकने वाला इंसान है या कोई आसपास है दोस्तों, तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों के अंदर माली नहीं होते वो बाग भी दोस्तों जल्दी उजड़ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इतना प्रेशर में मत आइए। जो आपका परिवार है, जो समाज है, जो रिश्तेदार है, जो मम्मी पापा हैं, यदि वो आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो उसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। उस पर अमल कीजिए दोस्तों, उसका सम्मान कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए और खुद को प्राउड फील कीजिए कि आपको कोई रोकने टोकने वाला है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में। और सरकार का जो टारगेट है कि 6 बांधों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 6 जो बांधों से क्या है कि बिसलपुर और इसरदा बांध है उसके अंदर पानी पहुंचाने का टारगेट है, वो सरकार के द्वारा रखा गया है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के बाद में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा भाई, जिसके अंतर्गत अभी न्यूज़ के अंदर, इसलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे, अभी न्यूज़ के अंदर इसलिए है क्योंकि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, उसके तहत काली सिंध नदी है, उसका पानी जयपुर समेत 7 जिलों के लाखों लोगों को क्या है कि पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा बिसलपुर और इसरदा बांध है उसको काली सिंध की नदी का जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, उससे भरना स्टार्ट कर दिया है। सरकार ने क्या है कि बिसलपुर और इसरदा बांध है उसका पानी वगैरह उसको भरना स्टार्ट कर दिया गया है। ये एक 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है दोस्तों। सरकार के द्वारा मांग की गई थी इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाए। यदि इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता तो 90% क्या की राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा खर्च की जाती और 10% क्या की राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा खर्च की जाती। लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने क्या है कि खुद क्या है कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 6 क्या की जो बांध है उसको बिशलपुर और इसरदा बांध के, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के साथ चलते हैं। आइए स्टार्ट, पहले तो इसरदा बांध परियोजना उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये सवाईमाधोपुर जिले के अंदर एक निर्माणाधीन बांध परियोजना है। इसरदा बांध सवाईमाधोपुर टोंक के अंदर एक निर्माणाधीन बांध परियोजना है। कौन सी नदी पे, बनास नदी पे, बनास नदी पे इसरदा बांध बनाया जा रहा है। ठीक है, जबकि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य ये है दोस्तों कि दक्षिणी राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, कुन्नू, पार्वती और काली सिंध, इन नदियों के अंदर जो भी वर्षा ऋतु के दौरान एक्स्ट्रा पानी रहता है, अधिशेष पानी रहता है, उसको राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी जिले हैं, 13 जो दक्षिणी पूर्वी जिले हैं दोस्तों, वहाँ पे पानी की और सिंचाई की आपूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा चंबल और इसकी सहायक नदियाँ आप देख सकते हो, कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध और मेज नदी की बेसिन है, उसका अधिशेष पानी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बनास नदी के अंदर मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, काली सिंध और गंभीरी नदियों के बेसिन के अंदर पहुंचाया जाएगा। ये टारगेट है सरकार का। यानी दक्षिणी राजस्थान से पानी वगैरह है उसको मानसून ऋतु के दौरान उसको क्या है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्सों के अंदर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट सरकार के द्वारा रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, 13 जिलों को पीने का पानी के साथ साथ में 3 लाख हेक्टेयर भूमि है उसकी सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध रहेगा। ये 13 जिले देख सकते हो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, ये जो हाड़ौती क्षेत्र है ये याद रखिए। साथ में सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली और जो मत्स्य संघ है अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर वाला, ये सारे के सारे दोस्तों ये 13 जिले हैं जहाँ पे पानी और सिंचाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार क्या करेगी, जो प्रत्येक नदियाँ वगैरह है उसका एक्स्ट्रा पानी है वो बांध के माध्यम से जयपुर के बिसलपुर और इसरदा बांध है वहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से देखो, 12 के अंदर महलपुर और रामगढ़ बैराज का निर्माण किया जाएगा, कोटा के अंदर नवनेरा बैराज का निर्माण किया जा रहा है इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और अब टारगेट और रखा है सरकार ने कि 12 के अंदर महलपुर
और रामगढ़ बैराज बनाया जाएगा, ताकि क्या है कि पार्वती नदी है उसका एक्स्ट्रा पानी सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जा सके। ठीक है। और फिर क्या है कि बूंदी के अंदर इंद्रगढ़ की पहाड़ी पे चांकड़ बांध है, और टोंक के अंदर दोस्तों कुम्हारिया बांध है और गलवा बांध है। इन सारों का जो पानी है ऐसे क्या है कि इसरदा बांध और बिशलपुर बांध है वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। बनास नदी के अंदर जो बांध है वहाँ पे क्या है कि सरकार के द्वारा पानी वगैरह पहुँचाया जाएगा। ठीक है। जैसे नवनेरा से गलवा के बाद में बिशलपुर और बिशलपुर के बाद में इसरदा बांध है। इस तरह पानी पहुँचाने का सरकार का टारगेट रखा गया। ठीक है। अगला दोस्तों भव्या ने जीता गोल्ड मेडल के बारे में बात करते हैं। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर, राजस्थान स्टेट सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता, एक तरह से चैंपियनशिप चल रही है। सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप भी चल रही है राजस्थान, और साथ में क्या है कि 14 प्रतियोगिता है, 14 साल तक की जो तीरंदाजी प्रतियोगिता है वो भी साथ साथ में क्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहाँ पे चल रही है। तो भव्या कंवर है, उसके द्वारा अंडर क्या कि 14 क्या कि उसने गोल्ड मेडल जीता है। किसके अंदर? तीरंदाजी के अंदर। राजस्थान स्टेट सीनियर अंडर 14 क्या कि जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसके अंदर भव्या कंवर है, उसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों, CII के साथ में मिलके इन्वेस्टमेंट राजस्थान पे एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसके अंदर राजस्थान के जो उद्योग मंत्री है शंकुतला रावत, उनके द्वारा भी क्या कि संबोधित किया गया था, और विभिन्न विषयों पे क्या कि विचार किया गया था कि कैसे राजस्थान के अंदर CII जो भारतीय उद्योग परिसंघ है दोस्तों, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्या है कि एक तरह का वैचारिक विचारों का प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करती है। ठीक है। पॉलिसीज बनाने के अंदर सरकार की मदद करती है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ है, उसने इन्वेस्टमेंट राजस्थान उस पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, और जिसमें ये इन बातों पे चर्चा की गई थी कैसे राजस्थान को एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में क्या कि आगे बढ़ाया जा सके, उसमें इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि लाया जा सके। इन विषयों पर चर्चा की गई थी। यहाँ पे एक वन स्टॉप शॉप के बारे में दिया हुआ है, तो ये याद रखो कि ये वाणिज्यिक जो विभाग है, उद्योग विभाग है दोस्तों, उसके अंतर्गत वन स्टॉप प्रणाली है, एक तरह का सिस्टम है जहाँ पे 14 विभागों से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया वगैरह है, एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए MOU से लेके 14 विभागों से संबंधित जितनी भी क्या है कि NOCs वगैरह है, परमिशन वगैरह लेनी है, वो सारी की सारी वन स्टॉप शॉप के अंतर्गत दी जाती है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीव्र गति की एक प्रक्रिया है, ताकि क्या कि इंडस्ट्रीज वगैरह है उसको स्थापित करने के अंदर कोई भी अड़चन ना आए, और सारी की सारी प्रक्रिया है वो एक ही जगह एक ही दुकान के अंदर, वन स्टॉप शॉप। ठीक है, ये याद रखोगे। अगला दोस्तों, विद्युत निगम है उसको नेशनल सेफ्टी अवार्ड मिला है। किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया श्रम मंत्रालय के द्वारा, जो लेबर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है उसको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार माइंस के अंदर रनर अप के लिए पुरस्कार किया गया। ठीक है, ये याद रखोगे। विज्ञान मंत्रालय है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था। जबकि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड है, इन दोनों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से खनन के अंदर क्या कि राष्ट्रीय पुरस्कार है उसका प्रदान किया गया था, जिसके बारे में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। आप तो ये कंपनी का नाम याद रखिए, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, उन दोनों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन के क्षेत्र के अंदर श्रम मंत्रालय के द्वारा हाल ही के अंदर प्रदान किया गया, ये याद रखोगे। अब आइए राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। ये राजस्थान सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का PSUs है। ठीक है, याद रखोगे PSUs है, और ये मुख्य रूप से रॉक फास्फेट, लिग्नाइट, चूना पत्थर और जिप्सम जैसे जो गैर धातु खनिज वगैरह है उसके खनन और विपणन का काम है वो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ये याद रखोगे। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? ये पहले क्या कि एक निजी कंपनी थी, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। इस कंपनी से ही राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की स्थापना हुई है दोस्तों। पहले एक निजी कंपनी थी जो बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के रूप में थी। बाद में क्या कि सरकार के द्वारा 1969 के अंदर जामरकोटड़ा जो उदयपुर है दोस्तों, वहाँ पे रॉक फास्फेट की खोज होने के बाद में इस कंपनी का जामरकोटड़ा के अंदर रॉक फास्फेट का क्या है कि उत्पादन करने के लिए, खनन करने के लिए राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1969 के अंदर, ये याद रखोगे। ठीक है,
इसके द्वारा क्या क्या किया जाता है भाई? खनन है, खनन के जो कार्य हैं राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा। इसके द्वारा जैसलमेर का जो सानू क्षेत्र है और नागौर का जो गोटन क्षेत्र है आदि स्थानों पे लाइमस्टोन का उत्पादन किया जा रहा है। तो खनिज भी आपको पता चल गया कि लाइमस्टोन के भंडार है वो कहाँ पे भाई? जैसलमेर का सानू और नागौर के गोटन के अंदर इस कंपनी के द्वारा, इस लिमिटेड के द्वारा लाइमस्टोन का उत्पादन किया जा रहा है। और देश के कुल स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के उत्पादन के अंदर 85% जैसलमेर के सानू माइंस क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जैसलमेर का सानू माइंस क्षेत्र है, वहाँ पे देश का स्टील ग्रेड लाइमस्टोन, स्टील ग्रेड क्या की जो लाइमस्टोन है उसका उत्पादन में 85% हिस्सेदारी है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा लिग्नाइट खनन है। बाड़मेर का जो गिरल क्षेत्र है और कसोनो और मातासुक नागौर के अंदर लिग्नाइट पट्टी के अंदर खनन है वो इस लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे? मातासुक है, वहाँ पे लिग्नाइट कोयले का भंडार है। कसोनो के अंदर है। गिरल क्या है कि जो बाड़मेर है, बाड़मेर में खासतौर से लिग्नाइट जो कोयले का भंडार है वहाँ पे। तो गिरल के अंदर इस कंपनी के द्वारा, इस लिमिटेड के द्वारा खनन किया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, फेल्सपार है, उसका उत्पादन कहाँ से हो रहा है? भीनमाल जालोर है, वहाँ से क्या कि इस खनिज का क्या कि उत्पादन है वो इसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर फ्लोरोस्पार के एकमात्र कार्यशील यूनिट है, एकमात्र राजस्थान की कार्यशील यूनिट है कौन सी खनिज के लिए? फ्लोरोस्पार है, वो भीनमाल जालोर के अंदर, जिसका खनन इस लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ये भी याद रखोगे। रॉक फास्फेट है जो उदयपुर का झामुर कोटड़ा है, ओपन कास्ट खानों से क्या है कि रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है। और देश के कुल रॉक फास्फेट का उत्पादन कितना है? 98% कहाँ से हो रहा है? झामुर कोटड़ा से, ठीक है। और इस फास्फेट का उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, इसके अंदर कुछ और डिटेल्स दे रखी है कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड प्लस बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड है, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया था। और इसके अंदर जो ये जानकारी ये दी गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो पुरस्कार है पिछले 4 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के द्वारा उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी पिछले 4 साल के अंदर जिस कंपनी ने जो अपनी खान वगैरह रहती है वहाँ पे खनन के दौरान बहुत बेहतरीन तरीके से सुरक्षा मेंटेन करती है और कोई भी जनहानि, कोई भी नुकसान वगैरह नहीं होता, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है कि खान से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। 2019 के अंदर, 2020 के अंदर और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड है उसको 2017-18 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नहीं है कि 2021 के लिए कोई सम्मानित किया गया है, ये याद रखना दोस्तों, ये पुराना पुरस्कार है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जो खनन है ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और खाद्यान्नों के जो सुरक्षा मानदंड है उसके बीच में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए कौन क्या है कि लिमिटेड है वो अपने खान में काम करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से क्या है कि हेल्थ कंडीशन वगैरह उनका ख्याल रखे, इस तरह का क्या है कि कंपटीशन उत्पन्न करने के लिए लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा ये राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार क्या है कि चालू किया गया था, ठीक है। जिसके अंदर 2 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है, एक तो कोयला, धातु और तेल की खदानों, इसके लिए प्रतिवर्ष क्या है कि 2 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिया जाता है ताकि क्या है कि जो शून्य दुर्घटना वगैरह है उसको सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों, महिला दिवस के अवसर पे नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा गुजरात की आदिवासी कार्यकर्ता है जिसका नाम है दोस्तों उषाबेन दिनेश भाई बसावा, उषाबेन दिनेश भाई कह कि बसावा, ये आदिवासी कार्यकर्ता है गुजरात की दोस्तों, जिसको जैविक खेती करने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ये जैविक खेती करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये याद रखोगे। अगला, महिला दिवस के अवसर पे गणित की अबूझ पहेली उसको सुलझाने के लिए झुंझुनू की बेटी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है कौन भाई? गणित की 73 साल की पुरानी पहेली, सिंगाना की बेटी है दोस्तों, नीना गुप्ता, नीना गुप्ता है जिसको नारी शक्ति पुरस्कार है उससे सम्मानित किया। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 है, उससे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। और जिसने क्या क्या किया था भाई? इसने गणित की 73 साल पुरानी क्या की जो पहेली वगैरह है उसको सुलझाया है, ठीक है। 1949 के अंदर बीजगणित के अंदर इस पहेली को सुलझाने के लिए सैकड़ों गणितज्ञ है वो लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो अपनी झुंझुनू की बेटी है उसके द्वारा ये पहेली वगैरह सुलझाई है। इसी के चलते नीना गुप्ता को
ये पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए नगद और प्रस्तुति है वो नारी शक्ति सम्मान के रूप में प्रदान किया गया दोस्तों, याद रखोगे नीना गुप्ता। नेक्स्ट, नागौर की बेटी बतुल बेगम को भी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कहाँ की? नागौर की। नाम क्या है दोस्तों? बतुल बेगम। तो राजस्थान की 2 महिलाएं हैं जिनको नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है, एक तो नीना गुप्ता, दूसरा बतुल बेगम। ठीक है, बतुल बेगम है वो नागौर की गायकी के क्षेत्र के अंदर, गायकी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने वाली नागौर जिले के केराप की कलाकार है दोस्तों बैतुल बेगम, जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, सीकर की बेटी गीता को इसके द्वारा क्या कि जो गीता है दोस्तों दातारामगढ़ की है दोस्तों, गीता सामोता। नाम देखिए, गीता सामोता। इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया है? इन्होंने राजस्थान का दुनिया के अंदर नाम चमकाया दोस्तों। इसने ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कोजिकोस्को। कोजिकोस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये फैक्ट याद रखना। और इसको फतह करने वाली, इसके द्वारा किसके द्वारा फतह किया गया? सीकर की गीता सामोता के द्वारा इसको फतह किया गया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, याद रखना। इनकी गीता अब तक दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पे तिरंगा फहरा चुकी है। ये 3300 मीटर के आसपास ऊंचाई है कोजिकोस्को, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और जो गीता सामोता है दोस्तों, ये दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उसकी फतह कर चुकी है। तो आप नाम याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, डॉक्टर देव स्वरूप है, उनके द्वारा पत्रकारिता जो यूनिवर्सिटी है उसका अतिरिक्त कार्यभार है वो संभाला गया। एक तरह की नई अपॉइंटमेंट हुई है सरकार के द्वारा। जो लो यूनिवर्सिटी है राजस्थान के की जो लो यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति हैं डॉक्टर देव स्वरूप, उनके द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पे पड़ती है भाई? आप ये बताओ कि ये जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे पड़ती है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। अभी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि वसुंधरा सरकार के द्वारा इस यूनिवर्सिटी है उसको बंद कर दिया गया था और गहलोत सरकार के द्वारा वापस इस यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया। और ये सत्ता में आते हुए गहलोत सरकार ने इन दोनों यूनिवर्सिटियों को वापस शुरू करने की घोषणा की थी। ये गहलोत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका कार्यवाहक किसको बनाया गया? डॉक्टर देव स्वरूप को। नेक्स्ट दोस्तों, स्वास्थ्य उत्सव के बारे में बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव JHF दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव है, जिसका आयोजन बिड़ला ऑडिटोरियम के अंदर किया जाएगा। 12 और 13 मार्च को ये स्वास्थ्य का उत्सव है जिसका आयोजन है वो किया जाना है। मंगलवार को ये कार्यक्रम की जो भी गतिविधियां हैं इसके अंदर दोस्तों 1000 से अधिक के डॉक्टर वगैरह हैं वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो JHF ये है क्या भाई दोस्तों? ये भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव है जो बिड़ला ऑडिटोरियम है, जिसके अंदर क्या है कि डॉक्टर वगैरह है वो भाग ले रहे हैं एक तरह का। नेक्स्ट दोस्तों, सरिस्का प्रदेश के 2 रिजर्व हैं दोस्तों, टाइगर रिजर्व है, सरिस्का एवं रणथंभौर है। उन दोनों रिजर्वों के अंदर 100 टाइगर हो गए हैं, 100 बाघ हो गए हमारे। ये सरिस्का के अंदर बाघिन के की ST17 है, उसके द्वारा 2 शावक जन्मे गए थे, जिसके चलते अभी सरिस्का के अंदर कितने हो गए? सरिस्का के अंदर टाइगर कितने हो गए? 26 हो गए। जबकि रणथंभौर है उसके अंदर T79 के द्वारा 2 शावक वगैरह हैं वो जन्म दिए गए, जिसके चलते रणथंभौर के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो रणथंभौर है। लगभग क्या कि 292 वर्ग हेक्टेयर के अंदर क्या कि फैला हुआ है। उसके अंदर कितने 74 टाइगर क्या कि हो गए, जिसके चलते क्या कि इन दोनों रिजर्वों के अंदर 100 टाइगर हो गए। ठीक है, तो ये अगला दोस्तों, गढ़ पर पड़े ओले। कोमलगढ़ के अंदर क्या कि 1.5 घंटे तक लगातार क्या कि ओले वगैरह पड़े थे दोस्तों। तो आइए कोमलगढ़ के बारे में बात करते हैं। ये रहता है दोस्तों, अपन क्या है कि न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ से क्या है कि दिमाग को कहाँ लेके जाना है, कंपटीशन के तौर पे लेके जाना है कि कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में अपने को जानना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को इस तरह का कि कवर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, आइए कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पे राजसमंद जिले के अंदर गिरी दुर्ग के रूप में, गिरी दुर्ग है दोस्तों। ये कोमलगढ़ दुर्ग क्या है? गिरी दुर्ग है, जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पे राजसमंद के अंदर है। इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, और किसकी देखरेख के अंदर? शिल्पी मंडन की
शिल्पी मंडन थे, उनके द्वारा उनकी देखरेख के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो 1448 से लेके 1458 के बीच में किया गया था। 1448 से लेके 1458 के बीच में कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। इसके अंदर कितने 9 प्रवेश द्वार हैं। ये सारे के सारे प्रवेश द्वार हैं जो अपने को याद नहीं रखने। इसके बारे में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इसको मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की तीसरी आंख है उसको किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मत्स्येंद्र, अष्टुकेकिस्कन और कुंभल मेरू और कमल मीर के नाम से भी क्या कि कुंभलगढ़ दुर्ग को नाम जाना जाता है। ये सारे के सारे उपनाम है दोस्तों। मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और एक ये याद रखिए अष्टुशुकन है और कुंभल मेरू, ठीक है। तो इस नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत की 13 चोटियों से घिरा हुआ ये दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, इसको याद रखोगे। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो 36 किलोमीटर लंबी परकोटे से सुरक्षित है। चीन की दीवार के बाद में क्या कि सबसे लंबी क्या कि जो कोई परकोटा वगैरह या दीवार बनी हुई है तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है, 36 किलोमीटर, ठीक है। कर्नल के की टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों और बुर्जों और कुंगुरों के विचारों से अष्टुशकन से की थी, ठीक है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखोगे। इस दुर्ग के अंदर झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी, विष्णु मंदिर, मामादेव तालाब, झालीरानी का मालिया आदि के नाम से क्या कि स्मारक वगैरह भी क्या कि प्रसिद्ध है दोस्तों। तो कौन कौन से? एक तो झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी का मंदिर, विष्णु मंदिर और मामादेव तालाब, ठीक है। और झालीरानी का मालिया वगैरह ये स्मारक वगैरह है वो कुंभलगढ़ के अंदर क्या कि शिल्प वगैरह याद रखना। यहाँ पे उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी स्थित है। कितने खंभों की है? 12 खंभों की। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की भी छतरी क्या कि दोस्तों मौजूद है जो 12 खंभों की, ये भी याद रखोगे। कटारगढ़ दुर्ग है जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित एक लघु दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर ही एक लघु दुर्ग के रूप में कटारगढ़ है, जिसका जहाँ पे किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ के अंदर। और राणा कुंभा के पुत्र उद्दा ने दोस्तों कटारगढ़ में ही कुंभा की हत्या की थी, ये भी याद रखोगे। कटारगढ़ के अंदर झालीरानी का मालिया महल भी बना हुआ है जिसको बादल महल के नाम से जाना जाता है और जिसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ एक कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित ही लघु दुर्ग है। तो ये सारे के सारे फैक्ट वगैरह थे वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों UPI 123 पे के नाम से बात करते हैं। ये RBI के द्वारा एक नया UPI स्टार्ट किया गया। किसके लिए? फीचर फ़ोनों के लिए। UPI 123 पे ये दोस्तों फीचर फ़ोन वगैरह जिसके अंदर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कीबोर्ड के जो फ़ोन वगैरह रहते हैं उसको उसके माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह करने, अपने क्या कि UPI के माध्यम से ट्रांसफ़र करने के लिए RBI के द्वारा ये प्रणाली वगैरह है वो स्टार्ट की गई, ये याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों इंडिया ग्लोबल फोरम है जिसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर इंडिया ग्लोबल फोरम। तो ही उपग्रह प्रणाली है वो इसका परीक्षण है वो हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा। टोही का अर्थ होता है दोस्तों खुफिया उपग्रह। ये पृथ्वी के अवलोकन या संचार उपग्रह है जो टोही उपग्रह प्रणाली है वो इसका हाल ही में किसके द्वारा परीक्षण किया गया था? तो याद रखना ये उत्तरी कोरिया है। एक नूर 2 सैटेलाइट भी याद रखना जो हाल ही के अंदर ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, नूर 2, ठीक है। सिलनेक्स है जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास है, ये भी आप याद रखोगे। सिलनेक्स जो एक्सरसाइज है वो किन 2 देशों के बीच में? श्रीलंका और भारत, ठीक है। बोल्ट जमान पदक है, एक पदक का नाम याद रखिए बोल्ट जमान पदक। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की ओर से सांख्यिकी भौतिकी के अंदर 3 साल के लिए ये बोल्ट जमान पदक है वो प्रदान किया गया है। किसको भाई? फिजिक्स के प्रोफेसर दीपक धर को। तो देश का दीपक धर है दोस्तों, उसको बोल्ट जमान पदक है उससे सम्मानित किया गया है। ये किस फील्ड के अंदर दिया जाता है? सांख्यिकी भौतिकी के अंदर ये दिया जाता है। 3 साल के कि जो भी उत्कृष्ट कार्य वगैरह करता है उसको ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सरकार के द्वारा ये बोला गया कि प्रत्येक जिले के अंदर खाद्य प्रयोगशालाओं का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिला है प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री, उनके द्वारा बोला गया है कि प्रत्येक जिले के अंदर खाद्य प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के 11 जिलों के अंदर ऑलरेडी ही प्रयोगशालाओं का निर्माण है वो कर चुके हैं, जबकि और किया जाएगा। इसके अलावा
शिक्षा मंत्री ने लिखित जवाब के अंदर क्या बोला गई, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो फेसाई एक्ट है दोस्तों, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006 का, धारा 29(1) के अंतर्गत राज्य स्तरीय राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 22 जून 2020 को। तो ये भी आप याद रखो कि 2006 का जो खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम है केंद्र सरकार का, उसकी धारा 29(2) के अंतर्गत राजस्थान के अंदर राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है, उसकी स्थापना 22 जून 2020 को की गई थी। ठीक है, जिसके अंदर एक अध्यक्ष होते हैं, सदस्य वगैरह पदेन सदस्य होते हैं। इसको अपने को कुछ नहीं, अपना यही याद रखना, एक युद्ध से शुद्ध के लिए अभियान है, यानी कि जो खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट वगैरह है उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगला दोस्तों, एक बायोमास प्लांट वगैरह याद रखना। ठीक है, 14.9 की मेगावाट क्षमता का बायोमास की जो प्लांट है वो झुंझुनू के चेड़ावा तहसील के अंदर इसका स्थापना किया जाएगा। झुंझुनू के अंदर एक नया बायोमास की प्लांट है वो स्थापित है, वो किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स के क्विज देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कितना शानदार क्वेश्चन है ये। इस तरह के फैक्ट हैं वो ही कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति अवार्ड है वो 29 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से कह के नवाजा गया था, और जिसमें से 2 राजस्थान की जो महिलाएं नीना गुप्ता और बतुल बेगम है, उसको राजस्थान की दोनों महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये आप देख सकते हो 29 महिलाओं को इस अवसर पे प्रदान किया गया है। 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है दोस्तों, ये भी याद रखोगे। 2020 के लिए कितने 14 पुरस्कार हैं, जबकि 2021 के लिए एक तरह के 2020-21 के दोनों एक साथ के नारी शक्ति पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के लिए 33% सरकारी नौकरियों के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा हाल ही के अंदर की गई है? तो गृह मंत्री के द्वारा त्रिपुरा के अंदर ये घोषणा की है कि वहाँ की नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 से प्रक्षेपित किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि नूर 2 अब किसके द्वारा? ईरान का उपग्रह दोस्तों नूर 2, जबकि टोही जो उपग्रह प्रणाली है वो किसके है? उत्तरी कोरिया की। ठीक है, अगला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ में नए देश को शामिल किया गया है। बहुत ही मतलब एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में कोई कह भी नहीं सकता कि यूएई को कहेगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके द्वारा ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ में इसको शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, नो स्मोकिंग के डे निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है? तो मार्च महीने के दूसरे बुधवार, मार्च महीना का जो दूसरा बुधवार है उसको नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। अगला, हाल ही के अंदर किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अमेरिका है, उसके द्वारा रशिया से तेल, गैस और कोयले के आयात है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला दोस्तों, किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर गैंडों और बाघों की आबादी के अंदर तेजी से क्या की वृद्धि हुई है? तो मानस क्या की जो नेशनल पार्क है, मानस, काजीरंगा, ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो असम के अंदर है। ठीक है, नोरांग भी नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे? असम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ पे? असम के अंदर। तो ये कुछ 3 नेशनल पार्क है जिसके बारे में आपको बताया। याद रखना दोस्तों, ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। ठीक है, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।